Assalamu alaikum and good morning, everyone. I hope you guys with your families are doing well. I'm Mohammad Muzammil Junaid, your A level 9609 business course instructor. बच्चों आज का चैप्टर हम कवर करेंगे दैट इज मोटिवेशन। हमारे यूनिट 2 जो है HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका ये पहला चैप्टर है, चैप्टर 11, जिसका नाम है मोटिवेशन। सो अभी मुझे देखो, मेरी तरफ देखो, और मेरा आप सबसे एक सवाल है। सवाल ये कि अगर आप सबको मैं कहूँ, जो जो बच्चा ठीक है मुझसे पढ़ के बिजनेस 9609 में AS लेवल पे ए लेकर आएगा, अगर ठीक है A ग्रेड लेकर आएगा अगर, तो मैं उसको 10,000 रुपये इनाम दूंगा। ठीक है। अब काफी सब, अब जो पहले जिनकी मोटिवेशन डाउन भी थी, जो कह रहा था यार देख लेंगे एंड में, वो भी पढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब जिसको पैसों की जरूरत है, ठीक है, वो भी एक तरह का पढ़ना शुरू हो जाएगा। सबकी कहीं ना कहीं एक डिजायर, एक कह लो एक पुश मिलेगा सबको कि यार 10,000 रुपये मिलेंगे, क्यों नहीं मेहनत करते हैं, ग्रेड आ गया तो 10,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है। क्या चीज अंदर से एक फीलिंग, एक डिजायर इंक्रीज हो रही है। दैट इज योर मोटिवेशन। बट ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि जिसका ए ग्रेड आया उसका मैं बैनर लगाऊंगा, सही मेन सदर में उसकी तस्वीर लगेगी, या फिर मैं उसको अपना कह लो टीए रख लूंगा। ठीक है। या फिर मैं उसको उसके स्कूल में हेड बॉय बना दूंगा। ठीक है। अब यहाँ मैं पैसे तो नहीं दे रहा, पहले तो मैं 10,000 रुपये दे रहा था, अब तो मैं पैसे नहीं दे रहा। अब यहाँ तो मैं जाकर बैनर लगा रहा हूँ, तो मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आपकी मैं प्रेज कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये प्रेज आपको एक तरह की आपकी डिजायर इंक्रीज कर रही है कि मैं ए ग्रेड लूँ। अगर मैं आपको एक पोजीशन दे रहा हूँ, मैं आपको हेड बॉय बना रहा हूँ, तो पावर, आपको पता है मेरे पास पावर आएगी। ये आपकी डिजायर इंक्रीज कर रही है काम करने के लिए, ए ग्रेड लेने के लिए। सो अभी इस कॉन्वो से हमने क्या चीज लर्न की कि एक तो हर बंदे के लिए एक काम करने की, एक डिजायर टू वर्क की रीजन डिफरेंट हो सकती है। किसी के लिए पैसे हो सकते हैं, किसी के लिए पावर हो सकती है। ठीक है। एंड ये डिजायर, ये ये जो एक पुश है, एक फीलिंग है कि हमने काम करना है, दिस इज मोटिवेशन। मोटिवेशन है क्या? द डिजायर। अगर मैं मोटिवेशन की डेफिनेशन लिखूं, सो व्हाट इज मोटिवेशन? तो बच्चों इसका आंसर क्या बनेगा? द आंसर टू दिस विल बी मोटिवेशन is the desire and the push for an individual to work harder and perform better। बात समझ आ गई? मोटिवेशन होती क्या है, मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या है? कि एक इंसान के अंदर एक डिजायर, एक पुश, कि वो काम करे, वो मेहनत और करे। ठीक है। वो जान लगाए काम करने में ताकि उसको रिजल्ट्स अच्छे मिले। दिस इज मोटिवेशन। अब इधर एक मेरा एक और आप सबसे सवाल है। ठीक है, ये तो हो गया। सवाल ये है कि हम काम क्यों करते हैं? वाई डू वी वर्क? वाई डू, इसको मैं एक मिनट याद, वाई डू वी वर्क? कुछ सोचा होगा, कुछ दिमाग में आया होगा। अब इसका एक आंसर ये बनता है, वी वर्क टू, फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है टू अर्न मनी। ठीक है, हो गया। ओके। कोई कहता है टू वी वर्क सो दैट वी कैन मेक फ्रेंड्स। मैं काम करने में जाता हूँ, मैं यूं नहीं जाता हूँ, अब
क्यों जाता हूँ, ठीक है, या मैं ऑफिस जाता हूँ क्यों जाता हूँ, कि मेरे दोस्त यार हैं, टू मेक फ्रेंड्स, ये भी हो सकती है एक रीजन। तीसरी, एक, कि मैं शीशे में खड़ा हूँ तो अपने आप को देख सकूं कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं घर में अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ, मैं नालायक नहीं बैठा हुआ, ठीक है। सो कह लो एक तरह की सेल्फ एस्टीम। ओके, अब इस तरह करके ये मैंने तीन जो मेरे दिमाग में मैंने लिख दिए हैं, इस तरह करके देयर कैन बी मेनी रीजंस वी वर्क, आपके दिमाग में कुछ आई होंगी, ठीक है। सो ये तीन बेसिक है। अब व्हाट आर दीज, अगर मैं इन सबको एक नाम दूं तो दीज ऑल आर ह्यूमन नीड्स। इन सिंपल वर्ड्स, हम काम क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। सो व्हाई डू वी वर्क टू satisfy our human needs। यहां तक बात समझ आ गई? यहां तक कोई सवाल? ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक बात करूं कि मेरा एक एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर मैं उसकी ये ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर दूं तो क्या उसकी मोटिवेशन हाई होगी या नहीं होगी? मेरा आपसे सवाल है। अनदर क्वेश्चन, इफ वी आर एम्प्लॉयर एंड वी fulfill human needs of our employees, will they be motivated? ये मेरा सवाल है, एंड इसका सीधा सीधा सा आंसर है यस। जो कि अगर आपकी ह्यूमन नीड्स कहीं से भी पूरी हो रही हैं तो एक रेयर एक्सेप्शन है कि ना हो, बट 99% चांस है यस, आपकी जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज होगी। तो जितनी भी हमारे पास मोटिवेशन थ्योरीज आगे आती हैं वो बेसिकली यही है कि किस तरीके से हम ह्यूमन की कौन कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं और एम्प्लॉयज को हम मोटिवेट कर सकते हैं। ये कनेक्शन समझो, ठीक है। जितनी भी मोटिवेशन थ्योरीज है मैं लिख भी देता हूँ। रिमेंबर, all motivation theories focus on how and in what ways can we satisfy human needs of our employees। ठीक है, ये बात याद रखना कि ये जो हमारी थ्योरीज हैं ये इसी बात पे फोकस करती हैं कि जो हमारी ह्यूमन नीड्स हैं, ठीक है, एक एम्प्लॉय की ह्यूमन नीड्स, एक इंसान की ह्यूमन नीड्स है, वो किस तरह फुलफिल हो सकती हैं। ठीक है, और इस पे डिफरेंट थ्योरीज आई हैं और बेसिकली वही थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे। बाकी इसके अलावा हमारे पास फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स आते हैं, दे आर प्रीटी इजी। ठीक है, थ्योरीज में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो आज मैं थ्योरीज को समझाने की कोशिश करूंगा, सारी थ्योरीज को कवर करेंगे, ठीक है। और दे आर प्रीटी इजी, बस समझो कि थ्योरी क्या क्या रही है एंड योर माइंड विल ऑटोमेटिकली उसको क्या कहते हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उसका मतलब समझ जाएगी। जस्ट स्टे फोकस्ड और आराम से सुकून से सुनो, ठीक है। और बिस्मिल्लाह करके अपनी ह्यूमन नीड्स को, सॉरी, मोटिवेशन थ्योरीज को स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, द फर्स्ट पर्सन जिसने इस बात पे फोकस किया एंड उसने कोई
थ्योरी लेकर आया, उसका नाम था टेलर, जिसको हम कहते हैं टेलर्स थ्योरी। ठीक है। टेलर्स को थ्योरी को समझने से पहले, ठीक है, हम एक चीज, एक एग्जाम्पशन को समझते हैं। मैं इधर बनाता हूँ, इधर। तो अर्ली 90s या उससे पहले एक एजम्पशन थी, जिसको हम कहते थे द इकोनॉमिक मैन एजम्पशन। ठीक है। इकोनॉमिक मैन थ्योरी भी है, द ग्रेट इकोनॉमिक, इस तरह करके भी कहते हैं, बट इकोनॉमिक उसमें आती है, जहां भी इकोनॉमिक मैन एजम्पशन है समझ जाना। ठीक है। सो इकोनॉमिक मैन एजम्पशन वो ये थी कि द मोर, द मोर यू पे, द मोर वर्कर विल प्रोड्यूस। और इसको अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ, वर्कर्स पे डिपेंड्स ऑन हाउ मच दे प्रोड्यूस। ये बात समझ आ गई? इस बात को मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। इकोनॉमिक मैन की एजम्पशन थी कि एक वर्कर जो है, उसको आप जितने पैसे दोगे वो उतना प्रोड्यूस करेगा। या फिर अगर आप उसको कहोगे ना कि तुम्हारी जो सैलरी है जितना तुम प्रोड्यूस करोगे उस पर डिपेंड करती है, वो यूनिट से प्रोड्यूस करेगा, जो कि एक पीस रेट का, क्योंकि आप जितना प्रोड्यूस करोगे आपको उतनी उतनी उतने पैसे मिलेंगे। मतलब कि आपका जो मोटिवेटर है वो क्या है? मनी। ठीक है। आप जो प्रोड्यूस करोगे, जितना प्रोड्यूस करोगे आपको उतना मिलेगा, बस, कोई और चीज नहीं। जिस वजह से जो टेलर की थ्योरी है उसको एक और भी चीज कहते हैं, जिसको कहते हैं मनी मोटिवेट्स। ठीक है। सो बेसिकली टेलर जो था, टेलर ने इस एजम्पशन को किया टेस्ट। टेलर टेस्टेड दिस एजम्पशन। ओके, एंड टेलर ने किया क्या, मैं वो समझाऊंगा। टेलर ने किया टेलर ने किया वर्कर्स को ऑब्जर्व, उनको देखा वो काम किस तरह करते हैं। ठीक है। अब टेलर ने इस चीज को लेकर आना था थ्योरी में, तो उसने पहले ऑब्जर्व किया वर्कर्स काम किस तरह करते हैं। ठीक है। उसने फिर देखा फास्टेस्ट वे वो प्रोड्यूस क्या कर सकते हैं, फास्टेस्ट वे ऑफ प्रोडक्शन। इसने ये डिस्कवर किया, मैं आगे इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ठीक है। इसने वर्कर्स को उस पर ट्रेन किया। एक मिनट। ट्रेन वर्कर्स ऑन फास्टेस्ट वे, एंड फिर इसने पेड देम अकॉर्डिंग टू देयर आउटपुट। सिंपल। टेलर ने इस थ्योरी को टेस्ट किया और टेलर ने भी यही थ्योरी बनाई कि वर्कर को आप जितना पैसा दोगे, आप कहोगे जितनी आउटपुट उतना पैसा मिलेगा, वो उतना ही प्रोड्यूस करेगा, और उसके लिए मनी मोटिवेटर होगी। ठीक है। और कोई फैक्टर नहीं है। उसने कहा कि भाई, अगर आप कहोगे 10 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो तुम्हें 10 यूनिट के पैसे मिलेंगे, वर्कर आपके 10 क्या 20 यूनिट बनाएगा, क्योंकि उसको पता है वो जितना प्रोड्यूस करेगा उतना उसको पैसे मिलेंगे। टेलर ने ये थ्योरी टेस्ट की और ये थ्योरी प्रपोज की। ठीक है। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री है। There is a factory which produces footballs। ठीक हो गया?
अब यहाँ का जो बंदा है, जो मैनेजर है, वो देखता है कि फुटबॉल को प्रोड्यूस करने का फास्टेस्ट वे क्या है। फुटबॉल को फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस करने का फास्टेस्ट वे है कि आप उसको हाथ से सियो। फॉर एग्जांपल ये वैसे स्लो वे है, चलो उसको फास्टेस्ट वे टू मेक इट थ्रू मशीन, यूज मशीन फॉर स्टिचिंग। ठीक है, फुटबॉल को आप स्टिच करते हो फॉर स्टिचिंग। ओके, ये हो गया फास्टेस्ट वे। ये इसने डिस्कवर किया। ट्रेन वर्कर्स के स्टिच किस तरह करना है मशीन के थ्रू, और उनको कह दो कि जितनी आप स्टिच करोगे, ट्रेन वर्कर्स ऑन मशीन स्टिचिंग। ठीक है, एंड उनको पे करोगे, पे देम अकॉर्डिंग टू देयर आउटपुट। सिंपल, सीधी सीधी सी बात। ये बात एग्जाम्पल समझ आई कि एक फैक्ट्री थी, ठीक है, उसने बेसिकली कहा कि हमने फुटबॉल प्रोड्यूस करना है। अब उन्होंने देखा कि फास्टेस्ट वे टू प्रोड्यूस फुटबॉल मशीन के थ्रू है, तो क्यों ना हम अपने वर्कर को ये चीज़ समझाएं और उनको कहें कि आप जितनी फुटबॉल प्रोड्यूस करोगे इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, मनी को एज अ मोटिवेटर रखा। क्या चीज़ रखी मोटिवेटर? मनी। ठीक है, और यही इकोनॉमिक मैच एग्जम्पशन थी कि आप जितना अगर आउटपुट पे रखोगे, जितनी आउटपुट पे उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है, उतना वर्कर प्रोड्यूस करेगा। ये थ्योरी इधर अप्लाई की और ये थ्योरी टेलर ने टेस्ट की और इसको प्रपोज किया आगे। दिस इज द फर्स्ट थ्योरी वी हैव। अब इस थ्योरी के फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। आई हैव नोट्स, नोट्स पे चलते हैं। ये रहे, यस, ठीक है। अब वाई मोटिवेशन मैटर्स, बिजनेस बेनिफिट्स वर्सेस इम्पैक्ट, से मैं एंड में आऊंगा इस चीज पे। ठीक है, एंड इधर हमारे पास यस, ये आ गया टेलर। ठीक है, टेलर की हमारे पास ये थ्योरी। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ अगर मैं जूम इन करता हूँ तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि जो वर्कर है, द पेमेंट टूल, पीस रेट सिस्टम। अब आउटपुट पे अगर आप प्रोड्यूस करो दैट इज पीस रेट। ये आगे आप आगे भी पढ़ोगे, पीस रेट कि जितना आप प्रोड्यूस करोगे उतने आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब इधर एग्जांपल है, वर्कर अर्निंग ₹20 पर शर्ट विल पिच टू मेक 100 इंस्टेड ऑफ 50, डबल देयर डेली वेज। ऑब्वियसली उसको पता है मैं 10 बनाऊंगा मुझे 200 मिलेगा, क्यों ना मैं 20 बनाऊं। ठीक है, ये टेलर का था। और इधर बेसिकली एक तरह के आप वर्कर को खपा रहे थे, बेसिकली उसकी मोटिवेशन है प्रोड्यूस करने की, लेकिन वो उसका कुछ माइंड कुछ और है, क्या मैं अपनी वेज को डेली कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके फायदे क्या है? व्हाट आर द प्रोज ऑफ इट? द प्रोज ऑफ इट इज दैट कि फैक्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली अब वर्कर को है कि मैं जितने बनाऊंगा उतने पैसे मिलेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब ज्यादा जब प्रोड्यूस करेगा तो फैक्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तब आप ज्यादा प्रोड्यूस करते हो। देयर इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के द मोर यू प्रोड्यूस द लेस कॉस्ट, जिसको कहते हैं नेक्स्ट, आपकी जो फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट वो डिक्रीज हो जाती है, जिसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट भी आता है। अब वो आगे भी हम कवर करेंगे, बट दिस इज समथिंग जो कि अब आप तक अभी तक समझ आ जानी चाहिए कि जो वर्कर है इसका फायदा क्या होगा कि द मोर दे आर प्रोड्यूसिंग द मोर दे विल गेट। जो फैक्ट्री की प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। फायदा समझ आ गया? अब कौन इसका बहुत है? अब अगर मुझे पता है, मैं बात बता रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं 2 बैट की जगह 4 बैट बनूंगा, 4 बैट के पैसे मिल जाएंगे, तो मैं जल्दबाजी में काम करूंगा, क्वालिटी इधर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है, बात ये लिखी हुई है कि वर्कर्स विल सैक्रिफाइस द क्वालिटी। ठीक है, सबसे पहली बात है आपकी क्वालिटी सैक्रिफाइस हो जाएगी, जो मर्जी कर। ठीक है, दूसरा, एक्चुअल में ये मोटिवेटर है, बट अगर देखा जाए दिस इज नॉट अ मोटिवेटर, ये बस एक कह लो उसकी नीड ही पूरी हो रही है। एक्चुअल में सिर्फ वो पैसे ज्यादा करने के लिए काम करो, दिल से काम नहीं करो, वो बोर होके काम करो, शायद वो बेचारा क्या मतलब मजबूरी में काम करो कि मुझे पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, तो और वर्कर जो है वो फिजिकली इधर ट्रेन हो रहा है, तो वर्कर लॉन्ग टर्म में आप रिटेन नहीं कर पाओगे, एक ना एक दिन वर्कर छोड़ के चला जाएगा। तो एक इसका कौन क्या हो गया कि आपके जो वर्कर्स हैं वो बोर्डम का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, एरर्स की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है, प्रोस क्या है कि आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, द मोर यू प्रोड्यूस द हायर द लोअर द कॉस्ट। ठीक है, तो ये ओवरऑल टेलर की थ्योरी थी। बात समझ आ गई? सो लेट्स गो बैक। आई होप टेलर की थ्योरी समझ आ गई हो। ठीक है, ये थी टेलर की थ्योरी। ठीक है, अब नीचे चलते हैं।
The second theory आई, that was proposed by Elton Mayo. मेयो कैचअप नहीं, इसका नाम है मेयो, ठीक है, जो कि बेसिकली बिलीव्ड इन ह्यूमन रिलेशंस। ओके, अब मैं थ्योरी समझाता हूँ। अब आपने खुद देखा जो उसकी थ्योरी है टेलर की, वो सिर्फ पैसे पे बेस्ड, उसमें की ह्यूमन रिलेशन नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। तो एल्टन मेयो जो था, ये इसको बिलीव था कि यार नहीं यार, वो आखिर है इंसान, और इंसान के होते हैं जज्बात, ठीक है। तो इसने किया एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, डिड एन एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था? ये एक्सपेरिमेंट ये था कि इसने वर्कर्स को ऑब्जर्व किया, ठीक है, एंड ही सॉ कि वर्कर्स को डिम लाइट में काम करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। इसको मैं आगे लिखता हूँ। वर्कर्स आर फेसिंग डिफिकल्टी इन वर्किंग इन डिम, मतलब कम लाइट। इसने क्या किया, इसको यहाँ लिखते हैं। व्हाट मेयो डिड, इसने बेसिकली ये किया कि इसने उस लाइट को ठीक कर दिया, फिक्स्ड द लाइट, ठीक है, मतलब उसकी ब्राइटनेस तेज कर दी। और इस लाइट का हुआ क्या, इस लाइट का रिजल्ट क्या निकला कि वर्कर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ऐसा क्यों? ठीक है, अब आप कहोगे लाइट ही ठीक होगी तो लाइट काम को सही से नजर आ गया, यस, बट डिम लाइट में तो काम चल रहा था, सही काम चल रहा था, बट जैसी लाइट इंक्रीज हुई तो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ द रिजल्ट इसने ये निकाला कि वर्कर्स, मैं इसको अगर नीचे करता हूँ, अब ये प्रोडक्टिविटी, व्हाई दिस हैपेंड? द रीजन फॉर दिस इज दैट वर्कर्स felt important as their need or problem was listened, which increased their motivation. वर्कर्स जो हैं, उनको फील हुआ कि दे आर इम्पोर्टेंट, उनकी बात सुनी जा रही है, ठीक है, उनका मसला हल किया गया, उनको उनको एहसास हुआ कि यार हम भी इम्पोर्टेंट है, हमारी भी कोई से है, ठीक है। दैट्स वाई उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। एंड दिस दिस वाज अ कंक्लूजन ऑफ मेयो, ठीक है, कि अगर वर्कर्स की मतलब हम लोग इसका एक फ्रेमवर्क बनता है, दैट कंसल्टेशन प्लस पार्टिसिपेशन, वर्कर्स से आप कंसल्टेशन करो, पार्टिसिपेशन करो, सो दिस विल इंक्रीज देयर मोटिवेशन। ये थी मेयो की थ्योरी, और इस एक्सपेरिमेंट को, इस सब को हम कहते हैं, जो आपने वर्ड शायद सुना भी हो, पढ़ा भी हो, मेरी स्पेलिंग शायद गलत ना हो, हॉथरॉन, ओहो ये मैं किस तरह लिखूं यार, हॉथरॉन इफेक्ट। ये जो एक्सपेरिमेंट मेयो ने किया, उसने जब स्टडी की फाइंडिंग्स निकाली, दिस वाज हॉथरॉन इफेक्ट, जो उसने उसका नाम दिया। एंड व्हाट वाज दिस, के वर्कर्स की अगर सुनी जाए, उनसे कंसल्ट किया जाए, उनकी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जाए, तो प्रोडक्टिविटी हाई होगी। इधर पैसों का कोई इस्तेमाल नहीं था,
सिर्फ उनसे बात की गई, उनकी नीड को सुना गया, उनके जज्बात को सुना गया, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट मोटिवेटेड द वर्कर्स। लेट्स कम टू द नोट्स फॉर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो ये हॉथरन इफेक्ट पूरा मैंने डिस्क्राइब किया है। सो इसके प्रोज क्या थे, ठीक है, इस हॉथरन इफेक्ट को पूरा करने के कम्युनिकेशन, इसके फायदे क्या, कम्युनिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर बेसिकली मतलब है जहां वर्कर्स की सुनी जा रही है, ठीक है। ये चीज आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगी। ये इसका, इस थ्योरी का फायदा है। कम्युनिकेशन एंड उनसे बात करना, उनको अंडरस्टैंड करना इज अ मोटिवेटर। बट इसके कॉन्स क्या है कि ये मनी को इग्नोर करता है। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मनी ही नीड होती, मनी ही मोटिवेशन होती है, चाहे उनसे आप जितने भी अच्छे तरीके से बात कर लो, पैसा उनकी नीड होती है। सो अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा वो डीमोटिवेटेड ही रहेंगे। एल्टन मायो की ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी समझ आ गई? आई होप यू गाइस डिड। ये हमारे पास देखो कितनी आसान है, हमारे पास दो थ्योरीज हो भी गई। तीसरी एंड द मोस्ट फेमस, जो कि साइकोलॉजी अगर कोई आगे पढ़ना चाहता है फ्यूचर में वहां भी आएगी, दैट इज अब्राहम मैस्लो की हिरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, थोड़ा सा मैं नोट्स पे आऊंगा फिर मैं। यस। सो अब मैं इसको एक मिनट जस्ट। यस। सो लेट्स कम टू अब्राहम मेयोज, उसको मैं कहता हूँ एक मिनट, हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है, वेरी फेमस। हायरार्की क्या होती है? हायरार्की इज लाइक यू कैन से इस तरह का ट्रायंगल बना होता है, ठीक है। एंड उसके अंदर भी एक उसके अंदर लाइक लेवल्स बने होते हैं, एंड द टॉप वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दिस वन इज द सबसे कम, जिसको हम कहेंगे लीस्ट, ठीक है। सो दिस इज वन, लाइक लीस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं, क्या मतलब इसका ये नहीं मतलब उसकी अहमियत ही नहीं, अहमियत है लेकिन सबसे कम है। दिस इज द अब्राहम की हिरारकी ऑफ नीड्स, ठीक है। ये अब मैं इधर जाता हूँ नोट्स पे, मैं इधर लिखता भी हूँ कंसल्ट नोट्स, और मैं नोट्स ही एक्सप्लेन करूँगा बिकॉज वहाँ वो मैंने पेस्ट की हुई है हिरारकी। सो हम वहाँ से देखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ शेयर भी कर देता हूँ साथ। सो अब ये जो है नीड्स की हिरारकी, ठीक है, अब ये देखो इसके पांच चीजें, ठीक है। हमारे पास बॉटम में है, टॉप हमारे पास पांच बनी हुई है, ठीक है। साइकोलॉजिकल सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। रुक जो इसको मैं वहां बनाता हूँ, अभी बना लेता हूँ या पेस्ट करता हूँ बिकॉज इस तरह फिर आप लोगों को ऐसी, जस्ट गिव मी, आई गेस आई हैव दिस, जस्ट गिव मी, मैं एक दफा दोबारा इसको पेस्ट करके आया। ओके, सो वी आर बैक अगेन एंड अब मैंने यहाँ पेस्ट भी कर लिए, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ आराम से सिखा सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट। एंड अब हम देखते हैं मैस्लो ने किस नीड को कहाँ रखा और क्यों लिखा, ठीक है। तो सबसे लाइक वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लोअर टियर, दैट इज साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। साइकोलॉजिकल नीड्स। अब साइकोलॉजिकल नीड्स हमारे पास क्या क्या आती हैं अगर हम लोग देखें। साइकोलॉजिकल मतलब हमारी साइकी, और हमारे पास इसमें सबसे पहले तो आती है अब हमारी स्लीप, हमारा सोना, हमारा पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। मकान सेफ्टी में आता है, खैर। सो हमारी एक इंसान की नफ्सियाती ज़रूरियात, जिसमें पानी आ जाता है, जिसमें खाना आ जाता है, जो उसको रहने की ज़रूरी है, उसकी नींद आ गई, ठीक है, बस कह लो सुकून आ गया, ये नहीं कि फुटपाथ पे सो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें, ये आ जाती है साइकोलॉजिकल नीड्स में, और अकॉर्डिंग टू मैस्लो ये सबसे कम है। लाइक एक मोटिवेशन में इंसान की जो साइकोलॉजिकल नीड है, अगर वो कहीं काम कर रहा है तो उसको जो पानी मिले, दिस इज द उसकी साइको, अगर एक कहीं फॉर एग्जांपल ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है, और उसकी अगर साइकोलॉजिकल नीड है तो दैट वुड बी द लीस्ट लेवल। मतलब अगर आप उसकी साइकोलॉजिकल नीड पूरी कर रहे हो, सबसे कम लेवल की आप उसकी नीड पूरी कर रहे हो, ठीक है। दिस वॉज द लीस्ट। इसको मैं कहता हूँ फिफ्थ फ्लोर पे, नहीं नहीं फिफ्थ नहीं, तो पहला बनता है, सॉरी, फर्स्ट फ्लोर। मतलब कि
इसकी इंपॉर्टेंस मैं कहूंगा उसने की है 1/5। इसको मैं कहता हूँ चलो इंपॉर्टेंस चार्ट। फिर मैस्लो ने अगली चीज बताई हमें, सेफ्टी नीड्स। ये आ गया हमारे पास सेकंड फ्लोर, और इसकी जो है दैट इज 2/5। सेफ्टी नीड्स में बच्चे आ जाता है कि इंसान जो है उसको ये पता है कि मैं जिंदा बच जाऊंगा, मैं सही जगह पे, मतलब मैं अगर घर में हूँ तो कोई तूफान आ गया तो मैं बच जाऊंगा, ठीक है। मैं धूप में नहीं पड़ा हुआ बाहर, ठीक है। मैं कोई एकदम से कोई जानवर आके मुझे नहीं खा जाएगा। ये सेफ्टी नीड। तो अगर कहीं भी इंसान काम कर रहा है, अगर उसकी सेफ्टी नीड पूरी हो रही है, उसकी इंपॉर्टेंस 2/5 है, उसको डर नहीं है कि मैं मर जाऊंगा इधर, ठीक है, कि कोई चीज आके मुझे खा जाएगी, तो दिस इज अ सेफ्टी नीड। और इसको उसने 2/5 एक तरह के सेकंड फ्लोर पे, मतलब इट इज अ सेकंड लीस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेटर फॉर एन एम्प्लॉई। अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसके लिए जो सेफ्टी नीड है वो कहीं ना कहीं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। साइकोलॉजिकल नीड्स इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको पानी मिले ना मिले उसका सेफ होना ज्यादा जरूरी है उसके लिए, लेकिन उसका इतना नहीं है। उसके ऊपर तीन हमारे पास लेवल्स और हैं। द थर्ड लेवल वी हैव इज लव एंड बिलोंगिंग, जो कि हमारा आ गया थर्ड। एक इंसान, अगर मैं बात बोलूं कि सेफ्टी नीड्स तो आपकी जेल में भी पूरी, मतलब ये जो है साइकोलॉजिकल एंड, ये तो जेल में भी पूरी हो जाएंगी, ठीक है। कहना नहीं, लिखना नहीं चाहिए, लेकिन दीज टू आर सेटिस्फाइड एट जेल टू। इधर इधर लाफिंग इमोजी बनवा देते हैं, हाँ, ठीक है। सो ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड, हमें तो पानी खाना जेल में भी मिलता है, ठीक है। और जेल सेफ भी होता है, जेल में क्या ही, जेल में आके कौन ही हमला करेगा, ठीक है। तो ये दोनों तो वहां भी पूरी हो रही है, तो इंसान तो खुशी खुशी रहे ना, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इंसान की जरूरियात बहुत है। उन जरूरियात को मैस्लो ने तो 5 में कर दिया, बट तीसरी जो जेल में मिसिंग होती है दैट इज लव एंड बिलोंगिंग। आपका साथ, आपका पार्टनर, आपका दोस्त। बहुत से लड़के, अगर लड़के सुनने, लड़कियां भी, दे गो ऑन द आउटिंग्स, वीकेंड से बाहर गए दोस्तों के साथ, ये खाया पिया, ये पार्टी हो रही है, ठीक है। सो ऐसा क्यों है? और वो चीज भी आपके लिए, जैसे यूनिवर्सिटी है, नॉट यू गाइस डोंट गो टू यूनिवर्सिटी, लाइक कॉलेज में, अगर जो भी कॉलेज का स्टूडेंट है वो कॉलेज जाता है अभी, तो उसको पता है मेरे दोस्त यार हैं यार, मैं शुगर लगाऊंगा, कैफे बैठूंगा, ये शुगर लगेगा। दैट्स अ मोटिवेटर फॉर दैट गाय, ठीक है। पढ़ाई होगी कुछ लोगों के लिए, ठीक है, बट ज्यादातर लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए भी, मैं कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि लव एंड बिलोंगिंग इज एन वेरी गुड, और इसको 3/5, 3/5 इज अ गुड रेटिंग, ठीक है। सो लव एंड बिलोंगिंग, जिसमें आपके पास आपका पार्टनर हो, आपके दोस्त हो, आपकी फैमिली हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर कोई बंदा ऑफिस जाता है तो उसके लिए उस वहाँ दोस्त होना उसके लिए मोटिवेटर है, ठीक है। दैट्स आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह में या इवन इन कॉलेज, प्रेफर टीम वर्क, या आप लोग अपने बाकी कुलीग से मिलो, दोस्ती यारी करो, अंडरस्टैंडिंग करो, सो दैट आपको एक एफिलिएशन फील होगी। आपको फील होगा यार इधर मेरा दोस्त बैठा है यार, चलो अपना ही बंदा है, शुगर लगाए, चलो चला ही जाता हूँ दोस्तों के साथ जी, क्लास ले ली, शुगर लगाया, ठीक है। So, love and belonging is the third thing which motivates a person to do a job or to perform well. ठीक है, ये हमारे पास होगी third thing. The fourth thing we have, that is esteem needs, जो कि हमारे पास आ गया फोर्थ फ्लोर एंड 4/5, मतलब वेरी हाई रेटिंग, ठीक है। बेसिकली एस्टीम नीड्स होती है आपकी कोई तारीफ, आपको आपकी जो इज्जत अपनी आंखों में वो थोड़ी सी बढ़ जाए, ठीक है। क्या अगर आपकी कोई तारीफ करते हैं, आपको रिकग्नाइजेशन मिलती है, यू आर द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, यू आर कह लो, हम यू हैव, आपका कोई बैनर लगे, जो टॉपर्स होते हैं ओ लेवल उनकी तस्वीरें लगती हैं, दैट्स एस्टीम नीड्स पूरी हो रही है, आपको एक रिकग्नाइजेशन मिल रही है, आपने जो काम किया है, आपने जो मेहनत की है, दैट इज बीइंग रिकग्नाइज्ड। दिस इज 4/5, ठीक है। ये इंसान की पूरी होगी, उसको बहुत मोटिवेट करेगी। अगर मुझे पता है कि मैं ए लूंगा और मेरा बैनर छपेगा, मेरी स्टीम नीड पूरी होगी, मैं और ज्यादा मोटिवेटेड हूँ। बहुत से लोगों की मोटिवेशन होती भी, दे लाइक हम ग्रेड्स लेंगे, हमारा नाम
लगेगा, हमारी तस्वीर लगेगी, दैट्स एन एस्टीम नीड, ठीक है। जो एक तरह के क्रिकेटर्स भी होते हैं, स्पोर्ट्स एथलीट्स होते हैं, उनको पता है हम ट्रॉफी जीतेंगे, हमारा नाम हमें आएंगे, हमें एक हीरो वेलकम किया जाएगा, दैट्स एक एस्टीम नीड पूरी हो रही है, ये बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है, ठीक है। आपको पता है अगर आप कोई अच्छा परफॉर्म करते हैं, फ्यूर स्पोर्ट या एथलीट, तो आपकी तारीफें होंगी, कोच आपकी तारीफ करेगा, एस्टीम नीड, ठीक है। तो ये है 4x5 एंड दिस इज अ वेरी वेरी बिग मोटिवेटर। बात समझ आ गई? ठीक है, कोई सवाल कुछ है भी तो अभी नोट डाउन कर लो, वी विल आंसर इट इंशाल्लाह। एंड द फिफ्थ थिंग इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि 5x5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये होती है कि आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, एनीथिंग, इज दैट योर हायर पोटेंशियल? क्या मैं ये काम करने के लिए मकसद, अगर फॉर एग्जांपल आपको शौक था क्रिकेटर बनने का, एंड यू गो टू फॉर एग्जांपल बीइंग एन इंजीनियर, अब आप वहाँ काम भी करो, मेहनत भी कर रहे हो, बट एक मोटिवेटर मिसिंग है कि यार दिस इज नॉट माई पोटेंशियल, मैंने करना क्या था, मैं कर ये रहा हूँ, ये चीज आपको डीमोटिवेट करेगी। या फिर इफ फॉर एग्जाम्पल आपकी पोटेंशियल थी 100 में से 100 लेना, आपकी पोटेंशियल है जैसे ए ग्रेड लेना, लेकिन आप कुछ लोग अपनी हरकतों की वजह से सीडी पे बैठ जाते हैं, ठीक है। ये चीज कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ, क्या मैं फुल एफर्ट डाल रहा हूँ, इज दिस माई पोटेंशियल, क्या मैं कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर आप कोई काम कर रहे हो एंड यू नो कि आपकी पूरी पोटेंशियल इसमें, यू आर ग्रोइंग, मैं ग्रो कर रहा हूँ ये काम सीख के, मेरी पूरी पोटेंशियल लग रही है, दिस इज माई इंटरेस्ट, यू ऑलवेज विल बी 5x5 आपकी होगी एंड यू विल डू दैट वर्क। एंड दिस बिगेस्ट इसकी एग्जांपल एथलीट्स ही हैं जो पैशनेट होते हैं। देखो होगा वो 40-40 साल तक क्रिकेट खेल रहे होते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं, वाई? बिकॉज दे नो दिस इज देयर पोटेंशियल, मेरा इंटरेस्ट है और मैं ये करूंगा तो आई एम रीचिंग माई फुल पोटेंशियल, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए तो जो लास्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप था, मेसी की, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत थी, बहुत ज्यादा मोटिवेशन थी, क्यों? क्योंकि उसने कहा था दिस आई हैव टू लिव टू माई हाईएस्ट पोटेंशियल, मैंने जीतना ही जीतना है, मैं जीतूंगा तो मेरी पोटेंशियल हाई होगी, जिस मेरी नीड पूरी होगी कि मैं किसी काबिल हूँ। दैट्स, उसको लोगों से ऑनर नहीं चाहिए था, वो तो ऑब्वियसली ही वाज नंबर वन, आई एम नॉट अ मेसी फैन, बट मैं बता रहा हूँ। लेकिन वो चीज कि आई हैव टू विन, मेरी पोटेंशियल है, जैसे अगर तो जैसे रोनाल्डो वगैरह वो भी ये वर्ल्ड कप क्यों करेंगे, दे हैव टू विन, दे हैव टू लिव टू देयर फुल पोटेंशियल, उन्होंने अपने एक फुल पोटेंशियल, एक गोल अचीव करना है। दिस इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड दिस इज योर बिगेस्ट मोटिवेटर टू डू अ वर्क। ये मैस्लो ने 5 चीजों में अपनी हिरारकी में ये चीजें डिफाइन की थी कि ये होती है असल मोटिवेटर, और यही चीज आपके एम्प्लॉय की भी या किसी भी बंदे की पूरी करनी होती है। बट हर चीज से कुछ फायदे और नुकसान होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, इसका एक नुकसान ये है कि किसी के लिए क्या पता साइकोलॉजिकल नीड पूरी ऊपर हो, ठीक है, किसी के लिए सेफ्टी ऊपर हो, जैसे जो माइनर्स हैं जो पहाड़ों में जाके पहाड़ को होते हैं, उनके लिए सेफ्टी नीड सबसे ऊपर होती है कि भाई हमें पहले जिंदा तो बचाओ। जो कह लो आर्मी होती है, आर्मी भी सेफ्टी तो, अब कुछ लोगों के लिए सेफ्टी ऊपर होती है, कुछ लोगों के लिए लव एंड बिलोंगिंग सबसे ऊपर हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है किसी के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पूरी, जरूरी है क्या पता आपने कुछ कहा यार सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसी के लिए नहीं, किसी के लिए एस्टीम नीड्स सेकंड पे ना हो, उसका अचीवमेंट चाहिए नहीं, उसके लिए लव एंड बिलोंगिंग सेकंड पे हो। तो इसका सबसे बड़ा कौन ये है कि ये हर बंदे के लिए डिफरेंट हो सकती है, दिस इज नॉट द, हर बंदे के लिए सेम नहीं होगी, लाइक सबसे एंड में साइकोलॉजिकल, फिर सेफ्टी, फिर लव एंड बिलोंगिंग, फिर एस्टीम, फिर सेल्फ, नहीं, हर बंदे के लिए डिफरेंट हो, ठीक है। ये कौन है इसका, ठीक है। नोट्स पे आते हैं। सो नोट्स में भी अगेन यही डायग्राम थी, एंड इफ वी गो टू इट्स इवेल्युएशन, यस, इसका सबसे बड़ा फायदा देखा है किस तरह कैटेगराइज कर दिया गया है, किस तरह आपको 5 चीजें सीधी सीधी लिख दी गई हैं। दिस इज सबसे लाइक इट्स वेरी इजी टू यूज। अब जो मैनेजर्स वगैरह हैं उनके लिए काफी ज्यादा कह लो एक क्लियर फ्रेमवर्क बन गया, क्लियर गाइडेंस बन गई है। जैसे अब अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें एक स्ट्रक्चर बताया था चेन ऑफ एनालिसिस का, ठीक है, एक क्लियर मैंने फ्रेमवर्क, क्लियर गाइडेंस दे दी थी। द सेम गोज हेयर, एक क्लियर गाइडेंस, एक क्लियर आपके लिए बन गई है गाइडेंस, क्लियर एक फ्रेमवर्क बन गया मैनेजर्स के लिए। सेकंड थिंग, द कॉन्स, जो मैंने जैसे बताया कि मनी, ठीक है, कि ह्यूमन बिहेवियर जरूरी नहीं है कि ये एक ही तरह का रहे, डिफरेंट रहे, ठीक है। और इसमें आपके पास मनी भी आता है, दैट कम्स इन साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। और क्या पता वो सबसे ज्यादा ऊपर हो, ठीक है, जो पैसा है वो आपकी फिजिकल एंड स्टीम नीड से भी ऊपर आपके लिए मोटिवेटर हो। तो अगेन जो इसका वही कौन है कि एवरीथिंग कैन, एक हर ह्यूमन के लिए डिफरेंट है एंड इट मे नॉट अप्लाई टू एवरी ह्यूमन। क्या होता है मैनेजर्स जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्रायोरिटाइज करें, लेकिन लोगों के लिए पैसा फिर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लोगों के लिए क्या पता सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। सो दैट वाज
मैस्लो की हिरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है बच्चों, एंड नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट, जो कि है इजी सी है, हर्सबर्ग। इसको मैं नीचे कर देता हूँ। दिस वाज द थर्ड वन, यस। अब आते हैं हर्सबर्ग पे। हर्सबर्ग थ्योरी, और हर्सबर्ग की थ्योरी में वी हैव टू थिंग्स, hygiene factors and motivators। अब इस चीज को समझते हैं ये होते क्या है। ठीक है, हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर्स, ये दो चीजें जो हैं वो हर्सबर्ग ने डिफाइन की। ठीक है, हर्सबर्ग ने कहा हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ दो चीजें होती हैं, हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स। ठीक है, मैं पहले बताता हूँ ये है क्या। उससे बताने से पहले मैं जरा इनको लिस्ट डाउन करता हूँ, सो दैट फिर एक्सप्लेन करने में एक ही दफा आसान। वर्किंग कंडीशन, इंटरेस्टिंग वर्ड, ये आप लिख लो अपने पास। ठीक है, अब मैं बताता हूँ हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स होते क्या है। हाइजीन फैक्टर्स बेसिकली होते ही हैं, ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये मोटिवेट नहीं करते, ये सिर्फ डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करते हैं। एक मिनट, प्रिवेंट्स डिससेटिस्फैक्शन, मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह। ओके, अब फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है। ठीक है, लेट्स नेम हिम जॉन। ठीक है, ये है जॉन। अब जॉन जो है वो 9 to 5 काम करता है। ठीक है, काफी जॉन कभी कभी थक भी जाता है। ठीक है, बट जॉन को मिलती है सैलरी। अब उसको मिल रही है 40,000 की सैलरी। अब अगर मैं, लेकिन उसका काम ऐसा है कि वो काम में बोर होता है। ठीक, कितने लोग हैं आपने देखा होगा अपने रिलेटिव वगैरह, 40,000 की, 40-50,000 की सैलरी, काम में जाते फिर भी आते थके होते हैं, उनका मूड अच्छा नहीं होता, ना वो काम दिल से भी नहीं कर रहे होते। क्या उनको उनकी सैलरी मोटिवेट कर रही है? नहीं। काम में मोटिवेट हो तो ये डिजायर, ये वो तरीके ढूंढ रहे होते किस तरह हम छुट्टी कर लें, किस तरह हमें कोई, हम आज बच जाएं। ठीक है, दे आर नॉट मोटिवेटेड, सैलरी ले तो रहे हैं बट दे आर नॉट मोटिवेटेड टू वर्क। ठीक है, ये बेसिकली, लेकिन अगर मैं सैलरी उनकी हटा दूं, विल दे वर्क? काम ही छोड़ दूंगा कि हमें तो मोटिवेशन है ही नहीं, या फिर मैं उनकी सैलरी 2 महीने डिले कर दूं फिर भी काम नहीं करेंगे। तो यहाँ एक चीज समझ रहे हो कि ये एक ऐसी चीज है हर्ट्सबर्ग के थ्रू, कि ये एक ऐसी चीज मोटिवेट नहीं कर रही, लेकिन अगर ये हमने अपने वर्कर्स को ना दी तो वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। अगेन मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ, हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि एक वर्कर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बट वो, अगर वो उस वर्कर को मोटिवेट नहीं करते, वो उसकी डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करते हैं। और अगर हम ये हाइजीन फैक्टर हटा देंगे तो वर्कर जो है वो डीमोटिवेट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी सैलरी की एग्जाम्पल, मैं वर्किंग कंडीशंस की देता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरा बहुत ज्यादा हेक्टिक काम है, अब मेरी वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं तो मैं हेक्टिक काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं सही हूँ, मैं खुश हूँ, मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वर्किंग कंडीशन फिर भी सही है, लेकिन आई एम नॉट मोटिवेटेड बिकॉज बहुत हेक्टिक काम है, बहुत ज्यादा काम है। मैं बस कर रहा हूँ कि यार चलो कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये वर्किंग कंडीशंस भी खराब कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एसी वाले कमरे में बैठ के रोज की 2 घंटों में कोई 100 फाइलें क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब मैं, जान तो छुड़वा रहा हूँ, लेकिन मैं एसी भी हटा दूँ मैं, ठीक है, मेरा बॉस मेरे कमरे से एसी भी हटा दे और धूप में मुझे बिठा दे, तो भाई
मैं तो और डिमोटिवेट हो जाऊंगा। पहले ही मैं मोटिवेटेड वर्कर नहीं था, लेकिन अब मेरी वर्किंग कंडीशन भी पूरी हो गई। तो हर्ट्जबर्ग ने कहा हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करते हैं, बट दे डू नॉट मोटिवेट। ठीक है, ये फैक्टर्स हर्ट्जबर्ग ने एक जगह लिखे। दूसरे फैक्टर्स हर्ट्जबर्ग ने कहा मोटिवेटर्स, कि ये फैक्टर्स एक्चुअली वर्कर की डिजायर टू वर्क को इंक्रीज करते हैं, जो कि है अचीवमेंट, रिकग्नाइजेशन। अगर उसको रिकग्नाइजेशन मिल रही है, अगर उसको कोई चीज कोई अचीव कर रहा है वो, या फिर उसका काम इंटरेस्टिंग है, दैट इज एक्चुअली मोटिवेटिंग अ वर्कर। बट जो हाइजीन फैक्टर्स हैं, दे आर नॉट मोटिवेटर्स, दे जस्ट प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन। अगर आपने हाइजीन फैक्टर्स हटा दिए, वर्कर डीमोटिवेट जरूर होगा, लेकिन अगर आप वो रखोगे तो वो मोटिवेट नहीं होगा, बट वो काम फिर भी करेगा। ठीक है, जैसे अगर हाइजीन, मैं अगर इधर बनाऊं, तो हाइजीन फैक्टर्स वर्कर को, ये है डिससेटिस्फैक्शन, ये है कह लो मोटिवेटेड, और ये है न्यूट्रल, मिड पॉइंट। ठीक है, हाइजीन फैक्टर्स वर्कर को यहाँ रखते हैं। ठीक है, और अगर आप ये हटा दोगे तो वर्कर जो है यहाँ आ जाएगा, और अगर आप मोटिवेटर्स अप्लाई करोगे तो वर्कर यहाँ आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? ये हर्ट्जबर्ग की थ्योरी थी, सिंपल। उसने दो फैक्टर्स में डिवाइड किया, हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर्स, और उसने बताया कि जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं वो वर्कर को डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करते हैं, और जो मोटिवेटर्स होते हैं वो वर्कर की मोटिवेशन को इंक्रीज करते हैं। बट हर हर थ्योरी की तरह इसके भी कहीं ना कहीं कोई फायदे होंगे, कोई नुकसान होंगे। ठीक है, एंड जो इसके हैं कि इधर इसने बड़ी अच्छी बात की कि अगर आप पे को रेज भी कर दो तो जरूरी नहीं है वर्कर मोटिवेट हो जाए। अगर आप उसको अचीवमेंट नहीं दे रहे, उसकी पे जो मर्जी, शायद वो फिर भी काम टरकार हो के बस हो रहा है काम, चलो कर लेते हैं, लेकिन वो जो है मोटिवेट ना हो रहा हो। ठीक है, लेकिन इसका कौन क्या है, हर्ट्जबर्ग की अगर आप इसको फॉलो करते हो तो यू हैव टू डू मेनी थिंग। या जॉब इनरिचमेंट की बात हुई है, जॉब इनरिचमेंट बेसिकली होती है कि आप जो है जॉब को कहीं ना कहीं चेंज करते हो। ठीक है, आप एम्प्लॉय से एक्स्ट्रा स्ट्रेस हटा देते हो, उनकी जॉब को आप इंटरेस्टिंग बनाते हो। ठीक है, दिस इज जॉब इनरिचमेंट। इस कौन को अगर हम छोड़ दें, अगर हम एक और कौन देखें, कि जरूरी नहीं है कि जो हर्ट्जबर्ग का हाइजीन फैक्टर है वो एक्चुअली में हर वर्कर पे अप्लाई हो। मोटिवेशन थ्योरी की सबसे बड़ी चीज जो एक कह लो, मैं तेरे को लिख भी देता हूँ, दैट दिस डज नॉट अप्लाई टू एवरी वर्कर। वर्कर में हैव डिफरेंट hygiene एंड मोटिवेटर्स। मेरी थोड़ी सी मोटी मोटिवेटर्स। ठीक है, हर वर्कर के लिए मोटिवेटर शायद डिफरेंट हो, और हर वर्कर के लिए शायद जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट हो। ठीक है, ये बात समझ आई हर्ट्जबर्ग की थ्योरी की। उसने दो फैक्टर्स में डिवाइड किया, उसने कहा हमारे पास एक जगह हाइजीन फैक्टर्स हैं, एक जगह हमारे पास मोटिवेटर्स हैं। तो उसने कहा हाइजीन फैक्टर्स वो होते हैं जो कि डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करते हैं, मोटिवेटर्स वर्कर को मोटिवेट करते हैं। हाइजीन फैक्टर्स जैसे इधर लिखा हुआ है न्यूट्रल पे आपको लेकर आते हैं, अगर आप हटा दोगे तो वर्कर आपका डिससेटिस्फैक्शन पे चला जाएगा, और अगर आप इनको लेकर आओगे तो न्यूट्रल पे आ जाओगे। लेकिन अगर आप उसके ऊपर से मोटिवेटर्स प्रोवाइड करोगे तो वो एक मोटिवेटेड टास्क फोर्स में आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई प्यारे बच्चों? ठीक है, आगे चलते हैं। The fifth theory we have is मैकक्लेरेंट। इसकी स्पेलिंग, एक मिनट, इसकी स्पेलिंग में मैं हमेशा फंस जाता हूँ। हाँ, डेविड मैकक्लेरेंट। ठीक है, मैं इसको जरा नीट करके लिखता हूँ। मैकक्लेरेंट। अब मैकक्लेरेंट ने कहा है कि देयर आर थ्री टाइप्स। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ये है
अली, ये है उमर, एंड एक मिनट, या एंड ये है उस्मान। ठीक है, तीनों दोस्त हैं, ठीक है, और तीनों पढ़ रहे हैं कि हमारा ग्रेड आए ए फॉर ए लेवल बिजनेस। बट तीनों की जो मोटिवेशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, अली को है, अब मैं लिखता हूँ अली, अली की जो मोटिवेशन है वो ये है कि अली अगर ए ग्रेड लेता है तो उसको अचीवमेंट होगी ये। ठीक है, कि इट्स एन ए ग्रेड, लोग कहेंगे ओ माय गॉड अली का ए ग्रेड आया। ठीक है, इट्स एन अचीवमेंट, मैं तो लिख देता हूँ, इट्स एन अचीवमेंट। अली को क्या चीज मोटिवेट करी कि ए ग्रेड लेना उसके लिए एक अचीवमेंट होगी। ठीक है, अली इज मोटिवेटेड टू स्टडी एज फॉर हिम टेकिंग ए ग्रेड विल बी अचीवमेंट। बात समझ आ गई? मैं अगर फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलता हूँ, मैं जीत जाता हूँ, वर्ल्ड कप मेरे लिए अचीवमेंट है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ये बेसिकली हमारे पास हो गया, क्या कहते हैं, आम अली की मोटिवेशन। अब आ जाते हैं उमर पे। उमर की जो मोटिवेशन है, मैं दोबारा बना लेता हूँ, वो ये है कि अगर उमर ने ए ग्रेड ले लिया तो उमर को हेड बॉय बना दिया जाएगा। ठीक है, मैं तो लिखता हूँ, उमर is motivated to study as taking A grade will make him head boy। उमर को क्या चीज मोटिवेट कर रही है इधर, कि उसका ए ग्रेड उसको हेड बॉय बना देगा। हेड बॉय क्या है? पावर है, पोजीशन है। ठीक है, दिस थिंग इज मोटिवेटर फॉर उमर। ठीक है, अली के लिए क्या था? अचीवमेंट, क्यों अचीव कर लेगा, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर हिम, उसको महसूस होगा उसने दुनिया में अचीवमेंट की है। उसकी मोटिवेशन ये है। उमर ने भी, वो भी ए ग्रेड के लिए पढ़ा है, बट उसकी क्या मोटिवेशन है कि मुझे पावर मिल जाएगी, मैं हेड बॉय बन जाऊंगा, मेरे पास पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, एंड नाउ वी हैव उस्मा। ठीक है, इसकी जो मोटिवेशन है वो है एफिलिएशन। मैं वो एक्सप्लेन कर, एफिलिएशन। उस्मान is motivated as for him taking A grade will help him making new friends। ए ग्रेड आएगा, लोग कहेंगे ओ माय गॉड तेरा तो ए ग्रेड है, पढ़ाई वाला बच्चा है भाई, हमारे साथ दोस्ती कर, आज चाय पिलाते हैं तुझे। उस्मान की ये मोटिवेशन है ए ग्रेड लेने का, उसको पता है लोग उसके साथ अपना एफिलिएट करेंगे, पढ़ाएगा। ठीक है, तो लोग उसके पास आसपास आएंगे, लोग कहेंगे पढ़ा दो हमें यार उस्मान, तुमने पढ़ा, हमें भी नोट्स दे दो। ठीक है, ये चीज अब उसको, ये चीज मोटिवेट करती है, लोग आगे पूछेंगे, टीचर्स भी कहेंगे यार ये बड़ा यार से पढ़ाकू बच्चा है। ठीक है, सो ये तीन चीजें आ गई हमारे पास। अब ये तीनों लोग ए ग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं, तीनों की मोटिवेशन लेकिन डिफरेंट डिफरेंट है। एक की है अचीवमेंट, एक की है पावर, एंड एक की है एफिलिएशन। एंड दिस इज व्हाट मैक्लेरन की थ्योरी भी हमें ये कहती है कि एक इंसान को तीन चीजें मोटिवेट कर सकती हैं। एक है अचीवमेंट, एक है नीड फॉर अचीवमेंट, एक है नीड फॉर पावर, एक है नीड फॉर एफिलिएशन। ठीक है, मैं इधर इसको थोड़ा सा नीचे भी करके लिख देता हूँ। नीड
for achievement, need for power, and need for affiliation. This is what motivates a person. बात समझ में आ गई? ये चीज है जो हमें बताती है मैक्लेरेन की थ्योरी। ठीक है, अब नोट्स पर आते हैं। अच्छा, ये जो है ना NAS, ये एक तरह का लिखने की बात है, लेकिन आप नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन भी लिखोगे तो देयर इज नो कह लो, इसका कोई वो नहीं है, लाइक नुकसान नहीं है। इट्स अ शॉर्टकट APA। ठीक है, अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन। ठीक है, अब इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है? ठीक है, ये बेसिकली इंसान की अंदर की चीज है एंड एक इंटरपर्सनल नीड्स है इंसान की। ठीक है, सो इसके फायदे ये कि इंसान की जो इनर ड्राइव है वो इसने रिकग्नाइज किया मैकलेरन ने। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, इसने एक बहुत ही सही बात की कि मनी के अलावा भी तीन चीजें हो सकती हैं जो इंसान को मोटिवेट करती हैं, एंड दिस इज मोस्ट इन द केस। पैसों के अलावा भी, एंड इवन इन आज के लोगों को होता है एफिलिएशन आ जाएगी, पावर आ जाएगी। ठीक है, अब और हमारे पास अचीवमेंट आ जाएगी, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन कॉलेजेस पे। अब कॉलेजेस वगैरह में अगर आप देखो, एक स्टूडेंट लाइफ में देखो, तो आपको पैसे तो नहीं मिल रहे होते, बट आप सोसाइटीज ज्वाइन करते हो, आप कोई काम करते हो, देर इज डिफरेंट, वहाँ ये चीजें आती हैं। ठीक है, बट इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि अगेन हर मोटिवेशन थ्योरी का यही एक ज्यादातर नुकसान है कि हर इंसान के लिए डिफरेंट है, और हर इंसान की एक मोटिवेटर निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो यू कैन नॉट से कि ये चीज ही करेगी, मुजम्मिल जुनैद को फॉर एग्जाम्पल डीएम मैक्लेरेन की थ्योरी ही करेगी मोटिवेट, नहीं। हर थ्योरी का कुछ ना कुछ शायद करता हो। देयर इज नो वन क्लियर थ्योरी जो कि पूरे तरीके से हर इंसान पे अप्लाई होती हो। बात समझ आ गई? एंड नाउ वी कम टू द लास्ट थ्योरी। ठीक है, विच इज रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, दिस इज द लास्ट थ्योरी। तो रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में हमारे पास तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ होती है एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी, द सेकंड थिंग, अभी टर्म्स देके डर मत जाना, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, एंड थर्ड थिंग इज ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल से इन तीनों टर्म्स को मैं समझाऊंगा, एंड यू गाइस विल अंडरस्टैंड कि मेरे कहने का मतलब क्या है। अब दिस इज, अब क्या नाम है, अवैस। अवैस जो है, ही इज अ वेटर। ठीक है, अब एक दिन अवैस का जो मैनेजर है वो अवैस के पास आता है। ठीक है, सो वो अवैस को आगे कहता है कि यार अवैस, जरा काम शाम बढ़ रहा है तो जरा आगे प्रेशर आएगा। अब यहाँ तीन चीजें आती हैं। अब अवैस कहता है कि आई हैव टू वर्क वेल। ठीक है, अब अवैस है कि मैं अच्छा काम करूंगा और मैंने कस्टमर्स को है वो सिर्फ अच्छा करना है। अवैस ये चीज ठान लेता है। ठीक है, अवैस का है मैं अच्छा काम करूंगा, और अगर मैं कस्टमर को सर्व वेल करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, ये बात मैं रिपीट करता हूँ। अवैस जो है, ये बात मैं लिखता हूँ, he thinks if he performs hard, he will get rewarded.
अब ये एक्सपेक्टेंसी है, देख रहे हो, उम्मीद लगा रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है। दिस इज एक्सपेक्टेंसी। ठीक है। अब सेकंड चीज ये अवैस को उसका मैनेजर आगे कहता है कि अगर कस्टमर रेटिंग हाई है, इफ कस्टमर रेटिंग्स आर हाई, तुम्हें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अवैस सोचता है कि वो काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। उसका मैनेजर कहता है कि अगर कस्टमर की रेटिंग हाई हो, तुमने काम मेहनत से किया और कस्टमर की रेटिंग हाई हो, तुम्हें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का रिवॉर्ड मिलेगा। अब यहाँ जो रिवॉर्ड है वो उसकी परफॉर्मेंस से बेस्ड है। नहीं, देख रहे हो, इसका जो रिवॉर्ड है वो इसकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड है। ये है इंस्ट्रूमेंटेलिटी। पहला अवैस ने उम्मीद लगाई, ठीक है, कि अगर वो काम मेहनत से काम करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है। दूसरी क्या चीज आई कि अगर कस्टमर की रेटिंग है, क्या चीज उसको रिवॉर्ड होने के लिए, उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिलने की क्या चीज होनी चाहिए, कस्टमर की रेटिंग हाई होनी चाहिए। ये है इंस्ट्रूमेंटेलिटी। द थर्ड थिंग इज कि जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है का रिवॉर्ड है, उसके साथ आपको मिलते हैं 20,000 रुपए। 20,000 रुपए इज रिवॉर्ड फॉर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। अब इस 20,000 रुपए की वैल्यू है अवैस के लिए या नहीं, दिस इज वेरियंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूं, मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिलते हैं, लेकिन मुझे 100 रुपए मिलेंगे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, मेरे लिए इस चीज की वैल्यू है या नहीं, ये रिवॉर्ड मेरे लिए वैल्यूएबल है या नहीं है, दिस इज वेरियंस। मैं दोबारा इस चीज को, अगर कोई कंफ्यूजन है मैं दोबारा बताता हूँ। वेरियंस इज बेसिकली, अगर मैं पहले वेरियंस पे आऊँ, इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, हाउ मच द रिवॉर्ड इज वैल्यूएबल टू यू। ये आ जाती है वेरिएंस। अगर आपके पास iPhone 15 है, आपके वो कहते हैं आपका एक रडा, आपको iPhone 14 गिफ्ट होगा, आपको अगर पहली iPhone 15 है, iPhone 14, तो मैं क्या करूंगा उसका। ठीक है। तो इधर रिवॉर्ड की वैल्यू कम है, दिस इज लोअर वेरिएंस। तो बिजनेस के लिए, एक एम्प्लॉय के लिए अगर आपने मोटिवेट करना है तो रिवॉर्ड ऐसा लिखो उसकी हायर वेरिएंस, हायर वेरिएंस द बेटर। ओके, ये बात समझ आ गई। वेरिएंस क्या होती है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी ये होती है कि मुझे मेरी परफॉर्मेंस पे रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मैं कहूँ जितना मर्जी काम करूँ तो मैं तो कोई नहीं मिलने वाला, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंटेलिटी कम है। ठीक है। इधर मैं अगर इंस्ट्रूमेंटेलिटी का लिखूँ, इज माई परफॉर्मेंस लिंक टू माई रिवॉर्ड। हाई इंस्ट्रूमेंटेलिटी होना अच्छा है, बिकॉज इसका मतलब हाई चांस, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है। लो इंस्ट्रूमेंटेलिटी, अगर एम्प्लॉय में उसको पता है मैं जितना काम कर लूंगा मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलना, एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो जाएगा। ठीक है। और द लास्ट थिंग एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी वैसे पहले आता है, लेकिन मैंने उल्टा एक्सप्लेन किया। एक्सपेक्टेंसी होता है एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेंसी, अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे काम करने से मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है। क्या काम करने से रिवॉर्ड मिलेगा, दैट्स इंस्ट्रूमेंटेलिटी। लेकिन अगर मैं काम करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, दैट थिंकिंग, दैट एक्सपेक्टेंसी, ये भी काफी रोल प्ले करती है। और ये ब्लूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होता है कि और ये तीनों साथ लेके चलनी होती है। ठीक है। फॉर्मूला इज expectancy multiply by instrumentality multiply by variance। और इनमें से अगर कोई एक चीज भी, if any one of them is zero, motivation is equals to zero। ठीक है। तो ये मोटिव, अगर एम्प्लॉय की आपने मोटिवेशन देखनी है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, आएगा नहीं। ये तो सिर्फ एक बताने के लिए चीज है कि तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट, और इसमें से एक चीज कभी मिसिंग होना विल लीड टू एम्प्लॉय की मोटिवेशन टू जीरो। दिस इज द लास्ट थ्योरी वी हैव, रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, बड़ी सीधी सीधी सी इजी इजी। शुरू की थ्योरी से मेरे ख्याल से ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए थी, या आखिरी थ्योरी हर्सबर्ग वगैरह ये काफी
इजी है। अब दैट्स माई ऑब्वियसली माई थिंग। एक इसका कौन अभी से होगा कि ये हर बंदे पे अप्लाई नहीं होती है। हर हर जो है हर बंदे की कह लो एक हर मोटिवेशन थ्योरी की एक कौन है कि वो हर बंदे पे अप्लाई नहीं होती। इसका फायदा क्या है? बिकॉज इट इज हाईली रियलिस्टिक। अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस में जाके देखो, अब मैं आपको कहूँ, अगर आपको पता है कि आप एक्सपेक्ट करोगे, अगर मैं फॉर एग्जांपल आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं अगर पढ़ूंगा ए ग्रेड के लिए, अगर मैं ए ग्रेड के लिए तो मेरा ए ग्रेड आ जाएगा, ठीक है, दैट्स योर एक्सपेक्टेंसी। फिर आपको एक अगर मेरा ए ग्रेड आ जाता है तो मेरे जो अम्मी अबू हैं वो मुझे कोई रिवॉर्ड देंगे, मेरी परफॉर्मेंस में मैं जो मैंने मेहनत की है उसका मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा। दैट्स इंस्ट्रूमेंटैलिटी। वो जो रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा फॉर एग्जांपल iPhone 17, और अभी आप एक iPhone X इस्तेमाल करते हो, तो इस रिवॉर्ड की काफी हाई वैल्यू आपको और मोटिवेट कर। कभी कभी अम्मी अबू कहते हैं ना कि तुम ग्रेड लेकर आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज दिखाऊंगी तो आप मेहनत करोगे, कोई भी चीज कहते हैं काम करो मैं तुम्हें ये लेके दूंगा। वो रिवॉर्ड जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, जो चीज मिल रही है, दैट्स वेरी हाई वैल्यूएबल टू यू। इसका ये मतलब है दैट्स वेरी ऑफ अ हाई वेरियंस टू यू। वेरियंस आई गेस केमिस्ट्री या फिजिक्स में भी आती है, अगर किसी ने पढ़ी हो उसको समझ आ गई होगी। लेकिन वेरिएंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और ये हमारी डेली लाइफ में एक वर्ड इस्तेमाल, मतलब एक डेली लाइफ में चीज होती है, ठीक है, बट हमें पता नहीं होता। सो व्हाट इज वेरिएंस? कि जो रिवॉर्ड हमें मिल रहा है, डू आई एक्चुअली वांट दैट रिवॉर्ड, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या होती है कि अगर कोई मुझे टारगेट मिला है या मैंने कोई चीज अचीव की तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेंसी? कि अगर मैं काम करता हूँ तो क्या मैं इंप्रूव करूंगा, कि अगर क्या मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। दैट्स योर एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्ट करना, फिर उस पर एक चीज को एक्सपेक्ट करना, फिर इंस्ट्रूमेंटेलिटी पे ये कि अगर मैंने अपना टारगेट हिट कर लिया क्या मुझे उस पर रिवॉर्ड मिलेगा, एंड वेरियंस इज उस रिवॉर्ड की आपके लिए इंपॉर्टेंस, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर द मोटिवेशन थ्योरीज चैप्टर, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू गाइज कैन ईमेल मी। मैं अपनी ईमेल यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एंड इफ यू गाइज हैव एनी क्यूरीज एनीथिंग, आई एम ऑलवेज ओपन टू सजेशंस। मेरी ईमेल है मुजम्मिल j@gmail.com। आई होप कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरीज एनी सजेशंस यू गाइस कैन ईमेल मी एनी टाइम, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई टू दोस। एंड दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, एंड आई होप आप सबका ए ग्रेड है। खुदा हाफिज।